गुड मॉर्निंग एवरीवन। आईएमपी वाले स्टूडेंट्स की क्लास है, फर्स्ट ईयर, पेपर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे आज हम। पेपर 2 कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में, ठीक है। पेपर 2 कंप्लीट कर लिया था, एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, एंड पेपर 3 स्टार्ट करेंगे, ECCE। आ जाओ जल्दी से। चलो ECCE बुक स्टार्ट करेंगे। ये हिंदी वाली बुक्स होंगी आपकी, ठीक है, और ये अतुल वाली ही इंग्लिश की बुक्स होंगी, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स की। तो यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं। 4 यूनिट्स है ना इसमें भी, देखो, हाँ जी 4 यूनिट्स हैं। पहली यूनिट है आपकी डेफिनेशन, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इजी बुक है ये एज कंपेयर टू वो वाली बुक जो आपकी थी पेपर नंबर 2, उससे काफ़ी इजी है ये बुक, और बहुत सिमिलर टॉपिक्स हैं सारे। मीनिंग और यूनिट 1 तो काफ़ी मतलब इजी है, सिर्फ मीनिंग ही एक्सप्लेन किया गया है बार बार आपको। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट का क्या मीनिंग होता है, तो अब निकाल लो पेज नंबर, ये है 9 इन हिंदी, पेज नंबर 9 इन हिंदी एंड 10 इन इंग्लिश। पेज नंबर 9 इन हिंदी एंड 10 इन इंग्लिश। तो सबसे पहले इसके मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे। देखो, प्रारंभिक बचपन में देखभाल एवं शिक्षा की परिभाषा, प्रकृति एवं महत्व। तो ECCE अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, जो पेपर हमने किया पेपर नंबर 2, प्राइमरी एजुकेशन से रिलेट करके पढ़ रहे थे चीज़ों को, जो थी आपकी 6 to 14 ईयर्स या 6 to 11 ईयर्स, इन सब के बारे में पढ़ रहे थे। एलिमेंट्री एजुकेशन या जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके बारे में पढ़ रहे थे। लेकिन अब पढ़ेंगे जो अर्ली चाइल्डहुड मीन्स चाइल्डहुड से पहले का टाइम मीन्स बिलो 6 ईयर्स, उनके बारे में पढ़ेंगे, उन बच्चों के बारे में, बिलो 6 ईयर्स के बच्चों के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो हिंदी में, प्रारंभिक बचपन एवं शिक्षा की समग्र पाठ्यचर्या की परिभाषा दीजिए कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, उनका करिकुलम कैसा है एक तरीके से, वो आपको इसमें बताना है। तो सबसे पहले तो इसका मीनिंग ही आपको एक्सप्लेन किया गया, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट का उसका मीनिंग हो गया। कई बुक्स में आपको दिख जाएगा ये 6 की जगह 5 ईयर्स भी लिखा दिखेगा, ये कहीं पे 5 ईयर्स भी है, लेकिन 6 ईयर्स आप मान के चलिए, स्टैंडर्ड 6 ईयर्स ही होता है। तो देखो इसमें जो आपकी बिफोर फर्स्ट क्लास के बच्चे होते हैं ना, फर्स्ट क्लास से पहले के बच्चे, आई मीन कि नर्सरी वाले बच्चे हो गए, KG वाले बच्चे हो गए, LKG UKG, जो जितना भी किंडरगार्टन वाले बच्चे होते हैं, या आंगनवाड़ी में जब बच्चों को भेजते हैं, या क्रैच में भेजते हैं, प्ले स्कूल्स होते हैं उसमें भेजते हैं, अलग अलग टाइप के नाम हैं, उनमें जब हम भेजते हैं तो वो उन बच्चों को कहा जाता है प्री प्राइमरी वाले, जो प्रेप वाले बच्चे होते हैं वो होते हैं ये। अब इसमें आप एक बार ये मार्क करो, देखो पेज नंबर 10 पे मार्क करो एक बार, पेज नंबर 10 पे जो सेकंड स्टैंजा है, पेज नंबर 10 पे सेकंड स्टैंजा, हाल के वर्षों में हुए नए शोध कार्यों, हाल के वर्षों में हुए नए शोध कार्यों, यहाँ से मार्क करो, में यह तथ्य उभरकर सामने आया है कि प्रारंभिक बचपन में देखभाल और शिक्षा ECCE जो अभी तक 6 वर्षों की उम्र की मानी जाती है, वह अब विश्व भर में जन्म से 8 वर्ष की माने जाने लगी है। मीन्स 6 तक मानी जाती थी और अब 8 तक भी इसे कहा जा सकता है, 8 ईयर्स तक भी इसे कहा जा सकता है। बाल्यावस्था की सघन देखरेख गर्भधारण से 8 वर्ष की आयु, मीन्स जब से मदर कंसीव करती है तब से लेके 8 वर्ष तक इसे अब माना जाने लगा है। और शिक्षा पूर्व प्राथमिक अवस्था 3 से 6 वर्ष, यानी कि 3 वर्ष बाद ही बच्चों का हम एडमिशन कराना स्टार्ट करते हैं प्ले स्कूल में या कहीं भी, उससे पहले मदर और फादर की देखरेख में वो बच्चा रहता है। और प्राथमिक अवस्था कक्षा 1 और 2, यानी कि जब बच्चा 7 और 8 वर्ष का होता है। तो पहले ये 6 ईयर्स तक स्टैंडर्ड माना जाता था, लेकिन अब इसे 8 ईयर्स माने जाने लगा है। साथ में कौन कौन सी क्लास इसमें इंक्लूड हो गई है, क्लास फर्स्ट के बच्चे एंड क्लास सेकेंड के बच्चे भी इसमें अब इंक्लूड होने लगे हैं। तो ये है आपका इसके बारे में था। अब इसमें देखो
पाठ्यचर्या की परिभाषा देनी थी, सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करना। तो पाठ्यचर्या की परिभाषा में यही है कि उनको ओवरऑल डेवलपमेंट उनका हो, इसलिए चीज की जाती थी। ओवरऑल डेवलपमेंट यानी कि सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे नहीं ध्यान दिया जाता, जैसे बड़े बच्चों की एजुकेशन होती है, ज्यादा पीरियड लगते हैं क्लास में और बाहर कम खेलने का होता है। तो इस टाइम पे ऐसा नहीं होता, एक्टिविटीज और सारी चीजों का बैलेंस बन के चलता है। हर चीज का डेवलपमेंट, देखो सर्वांगीण विकास लिखा हुआ है इसी परिभाषा में, इसकी इस जो बुक है, ये इस क्वेश्चन की लास्ट लाइन में देखो, प्रारंभिक 8 वर्ष के बालक बालिकाओं की देखरेख तथा सर्वांगीण विकास यानी बौद्धिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक आदि हेतु दी जाने वाली शिक्षा प्रारंभिक परिचर्या एवं शिक्षा कहलाती है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है प्रारंभिक बचपन, और ये ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट, इस नाम से कोर्स भी होता था पहले। ठीक है, जो दिल्ली में डाइट कराते हैं ना SCRT के थ्रू, तो 2 तरीके की डाइट्स होती है। एक तो होती है जो प्राइमरी एजुकेशन वाले, जैसे आप लोग ले रहे हो, एक होती है एंटिटी सुनिए, नर्सरी ट्रेनिंग वाला जो कोर्स होता है, इसी को ECCE बोला जाता था। लेकिन अब इसका नाम एंटिटी, कई जगह एंटिटी बोला जाता है, कई जगह ECC बोला जाता था, लेकिन ECC से अब बदल के क्या हो गया, ये DPSC हो गया ये नाम, अब डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन अब इसका नाम हो गया। तो नाम चेंज होता रहता है ये, इसका सारे नाम देखा जाए तो एक तरीके से सेम ही है, सेम चीज के बारे में इसमें बात की जा रही है। अब देखो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स, देखो एक बार, पहला क्वेश्चन आपका वही सेम है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट के बारे में आपको बताया गया है। इसमें भी आपको यही कहा गया है, देखो इसमें आपको मार्क करना है इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को, सेकेंड स्टैंजा ही मार्क करना है आपको भी, सेकेंड स्टैंजा ही मार्क करना है। इसमें आपको लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट के बारे में जहाँ पे गिवन है, और उसकी थर्ड लाइन, ऑल चिल्ड्रन बी प्रोवाइडेड एटलीस्ट 1 ईयर प्री स्कूल एजुकेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 years अंडर आर्टिकल 21A थ्रू 86th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 6 to 14 years फंडामेंटल राइट है। और आर्टिकल 45 आपकी बुक में भी अभी आएगा, मे बी आगे, तब मैं आपको मार्क करा दूंगी। आर्टिकल 45 जो है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, आर्टिकल 45 अनुच्छेद 43 जो आपका है वो क्या कहता है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 6 years हैज बीन रिकमेंडेड। जो आपका आर्टिकल शायद पेपर 2 में हमने किया होगा, आर्टिकल 21A कराया था, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, उसमें था आर्टिकल 21A 21 का अनुच्छेद 21 का भाग A कहता है सभी बच्चों को, इंडिया में सभी बच्चों को क्या मिलनी चाहिए, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। कौन सी एज ग्रुप, 6 to 14 years। ठीक है, 6 to 14 years के लिए ये बात होती है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ये पहले ये आर्टिकल था आर्टिकल 45। ठीक है, आर्टिकल 45 था डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक तत्व के तहत आर्टिकल 45 में ये चीज थी। उसके बाद 2009 में इसको अमेंड कर दिया गया, अमेंड मीन्स इसमें संशोधन कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, इसमें चेंज करके इसे बच्चों का क्या बना दिया गया, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट से ड्यूटीज होते हैं ना हर सिटीजन के, इंडिया में हर सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं, तो इसी तरीके से एजुकेशन को भी बच्चों का फंडामेंटल राइट बना दिया गया। ठीक है, बच्चों का फंडामेंटल राइट बना दिया गया। पहले ये था आर्टिकल 45 में। आर्टिकल 45 में ये भी चीज है कि 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, अप टू 6 years तक के बच्चों के लिए भी क्या अरेंज करना है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट। वहां से स्टार्ट हुई थी ये चीजें, वहां से स्टार्ट हुई थी ये चीजें। इसके बाद है आपका, इसमें देखो सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस क्या होता है, मीन्स इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस में है कि इसकी ज़रूरत क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत क्या है। हिंदी में देखो ऐसा कोई क्वेश्चन है महत्व बताते हुए, हाँ ये रहा ना क्वेश्चन नंबर 4 देखो, प्रारंभिक बचपन की देखभाल एवं शिक्षा के महत्व को समझाइए। मिल गया क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 13 पे।
तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट की? सबसे पहले सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण, बच्चे का समाजीकरण होना स्टार्ट हो जाता है। जो बच्चा अभी सिर्फ मदर फादर या दादा दादी के पास रहता है, धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू करता है, प्ले स्कूल में जाता है, प्रेप में पढ़ता है, क्रेच में पढ़ता है, इन सब में जाता है, और छोटे बच्चों के माइंड में फिर उनको समझ आने लगता है कि सिर्फ मुझे मम्मी पापा के साथ नहीं रहना जिंदगी भर, मेरे को सबके साथ रहना सीखना है। ये चीज स्टार्ट हो जाती है उसकी समाजीकरण। उसके बाद क्या आता है? कोऑपरेशन सीख जाता है इसके थ्रू। जब छोटे छोटे बच्चे जाते हैं प्ले स्कूल में या केजी क्लास में पढ़ते हैं, नर्सरी क्लास में पढ़ते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं चीज़ों को, ठीक है, कभी पेंसिल नहीं है, कभी कुछ नहीं है, या खिलौने अपने शेयर कर रहे हैं, तो उससे कोऑपरेशन सीखेगा। उसके बाद है होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक यानी कि ओवरऑल उनका डेवलपमेंट होता है। फिर है एंथुसियाज्म फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए एक नींव की तरह काम करता है चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, एक नींव की तरह, एक फाउंडेशन की तरह काम करता है। उसके बाद है वैल्यू ऑफ एजुकेशन। रिस्पेक्ट करना सीखता है, टीम वर्क सीखता है, ठीक है, कंसंट्रेशन उसके माइंड में आती है, रेजिलियंस होता है। रेजिलियंस यानी कि एक तरीके से जो हमारी सोसाइटी है वो चेंज होती रहती है, तो उस चेंजिंग सोसाइटी में फिट होना उसको आता है एक तरीके से। फिर है कंसंट्रेशन सीखेगा, पेशेंस, कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम, ब्रेन का डेवलपमेंट, और डाइवर्सिटी यानी कि विविधता। अलग अलग लोग, अलग अलग तरीके के लोगों को देखेगा, जो आज तक उसने सिर्फ घर में 2 या 3 तरीके के लोगों को देख रखा है छोटे बच्चे ने। जब बाहर निकलेगा, स्कूल में जाएगा, प्ले स्कूल में, तो अलग अलग तरीके के लोगों को देखेगा, तो डाइवर्सिटी सीखेगा। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। और एक इंपॉर्टेंस इसकी और होती है, आगे शायद होगी किसी क्वेश्चन में। एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन जो स्टार्ट होती है फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, प्राइमरी एजुकेशन के लिए ये प्री प्राइमरी एजुकेशन है ना, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इस पूरी बुक में पढ़ते रहेंगे। प्री प्राइमरी एजुकेशन एक नींव का काम करती है इसके लिए। जैसे प्राइमरी एजुकेशन में जब बच्चे आते हैं तो उनको हम का खा गा नहीं सिखाते, क्योंकि ये चीज़ें हम इसमें सिखा चुके होते हैं, अल्फाबेट्स वगैरह। उनको हम 2 शब्दों को जोड़ के, 3 शब्दों को जोड़ के धीरे धीरे मात्राओं को सिखाते हैं। तो ये जो प्राइमरी एजुकेशन है इसके लिए नींव का काम कर रहा है। ये इसके लिए क्या बना रहा है? बेस बना दे रहा है बच्चों का, ताकि जो बच्चे जब फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में या थर्ड क्लास में जब एंटर हो तो उनको ब्लैंक ना हो वो बच्चे, बिल्कुल भी उनको कुछ ना कुछ आता रहता हो। ऐसे तरीके की चीजें वो उन्हें सिखा देते हैं। जैसे कि इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई बच्चा जिसका डायरेक्ट फर्स्ट क्लास में एडमिशन हुआ है, और कोई बच्चा जो 3 साल पहले ही पढ़ के आ चुका है, नर्सरी, केजी और एलकेजी, यूकेजी, ये सब 3 साल वो ऑलरेडी या 2 साल ऑलरेडी पढ़ के आ चुका है, तो दोनों बच्चों में आपको एक डिफरेंस नजर जरूर आएगा। दोनों बच्चों में आपको एक डिफरेंस नजर आएगा। कैसे? जो बच्चा ये एजुकेशन लेके आया है ऑलरेडी, वो बहुत मतलब एक्टिव है क्लास में, उसको पता है मैम से बात कैसे करनी है, उसको छोटी छोटी चीजें पता है, काउंटिंग थोड़ी बहुत आती है उसको, अल्फाबेट्स आते हैं उसको, ये सारी चीजें उसे आती हैं। लेकिन जो बच्चे का डायरेक्ट एडमिशन फर्स्ट या सेकेंड क्लास में हुआ है, वो ये सब चीजें मिस कर चुका है, एक्टिविटीज मिस कर चुका है, काफी चीजें उसको फिर नहीं आती। तो फाउंडेशन उसकी क्या हो जाती है? नींव उसकी कमजोर हो जाती है उस बच्चे की, और इन एज कंपेयर टू जो ये पढ़ के आए हैं। तो एक इम्पॉर्टेंस इसकी काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखो, हिंदी में से भी देखो, प्रारंभिक बचपन की देखभाल एवं शिक्षा के महत्व को समझाइए। तो शिक्षा का महत्व बहुत जरूरी है, जो अभी हमने ये सारे पॉइंट्स किए। अब इसमें देखो जहाँ पे नीचे लिखा है, नीचे से 4th या 5th लाइन है, तंत्रिका विज्ञान, जहाँ पे दिख रहा होगा न्यूरोसाइंसेस दिख गया होगा। न्यूरोसाइंसेस के क्षेत्र में हुए शोधों से मिले साक्ष्य से यह सिद्ध किया गया है कि 0 से 6, इसको कभी भी 0 से 6 मत लिखना, हमेशा जन्म से 6 लिखा जाता है। 0 कोई एज नहीं होती, इसको काट के जन्म लिख लो। जन्म से 6 वर्ष अवस्था के बच्चों की बुद्धि के विकास के लिए आवश्यक है। साथ ही इस अवस्था में दृष्टि, बाइनोकुलर विजन, भाषा एवं भावनात्मक नियंत्रण, अभ्यासगत व्यवहार, हैबिचुअल वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग, प्रतीकों, सिंबल्स के विकास समग्र बाल विकास के लिए अति महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं। यानी कि अर्ली जो लैंग्वेज सीखेगा, स्टार्टिंग में भाषा जो सीखेगा, ठीक है, विजन के थ्रू को कई चीजें पढ़ना सीखेगा, अपनी दृष्टि के थ्रू जो चीजें पढ़ना सीखेगा, सुन के कई चीजें पढ़ना सीखेगा। तो उन सब चीजों के लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट स्टेज होती है इनकी।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पेज पे, तो नेक्स्ट पेज पे भी यही है, आपको लिखा हुआ है इसमें नीचे से ये जहां क्वेश्चन खत्म हो रहा है उसके नीचे से 5th लाइन देखो, ECCE प्रारंभिक शिक्षा के व्यापीकरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। दिख गया वहां से, ECCE प्रारंभिक शिक्षा के व्यापीकरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस उम्र में दी गई मूल्य परक जानकारी से बच्चे आगे जाकर शाला में नियमित उपस्थिति, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एक अटेंडेंस मेंटेन होना शुरू हो जाती है। जब स्कूल में आना शुरू हो जाएंगे, जब डायरेक्ट बच्चा फर्स्ट क्लास में आएगा तो रोएगा, स्टार्टिंग में आएगा नहीं कई दिन तक, लेकिन जब ये पढ़ के आ रखा होगा तो उसको वो आदत हो चुकी होगी फिर आने की, तो नियमित उपस्थिति उसकी हो जाएगी। ड्रॉप आउट रेट कम। ड्रॉप आउट क्या होता है बताओ? ड्रॉप आउट पता है किसी को? बताओ। हाँ जी, बीच में छोड़ देना। जो स्कूल बच्चे 5th क्लास तक आते हैं, 6th तक आते हैं, कई बार देखा होगा, कई लोगों से सुना होगा कि हमने सिर्फ 8वीं तक पढ़ाई की है या 9वीं तक पढ़ाई की है, तो ये जो ड्रॉप आउट रेट है वो कम हो जाता है। या पहली दूसरी में ही कई बार बच्चों को छुड़वा दिया जाता है स्कूल कि नहीं, बच्चे को नहीं पढ़ना आ रहा है या ऐसा है, तो वो ड्रॉप आउट रेट कम हो जाता है। बालिका शिक्षा, लिंग समानता, शिक्षा के व्यापीकरण में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। जेंडर इक्वालिटी आती है इसके थ्रू, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी आती है और कॉम्प्रिहेंसिवनेस आती है, भाईचारे की भावना का विकास होता है। यही सारी चीजें अब हर क्वेश्चन में आपको सेम चीजें मिलेंगी। इसमें देखो हर क्वेश्चन में वही इंपॉर्टेंस, वही स्कोप बताओ, वही नेचर है, सब में वही सेम चीजें मिलेंगी। नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स देखो, राइट द डेफिनेशन एंड पर्पस ऑफ द ओवरऑल करिकुलम ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट। तो डेफिनेशंस ऑफ ओवरऑल करिकुलम के बारे में इसमें आपको बताना है। इसमें जहां पे पॉइंटर्स ये क्या है, डेफिनेशंस ऑफ ओवरऑल करिकुलम, वहां से मार्क करो। तो इसमें यही है कि करिकुलम रिटन और ओरल, अनरिटन दोनों हो सकता है बच्चों के लिए, रिटन और अनरिटन दोनों हो सकता है, लिखा हुआ भी हो सकता है, ओरल फॉर्म में भी हो सकता है। फिर है करिकुलम हेल्प करता है बच्चों को स्पेसिफिक विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति के लिए या कौशल की प्राप्ति के लिए। करिकुलम को एक्सप्लेन करना है इसमें आपको, करिकुलम को एक्सप्लेन करना है। करिकुलम क्या होता है, सबसे पहले करिकुलम को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो करिकुलम होता है आपका एक रोड मैप की तरह। करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम को एक्सप्लेन किया हुआ है सबसे पहले कि करिकुलम होता क्या है। तो पाठ्यक्रम एक रोड मैप की तरह काम करता है, ठीक है। रोड मैप क्या होता है, जैसे रास्ता दिखाता है ना हमें किधर जाना है, जैसे गूगल मैप्स है, जब हम एंटर कर देते हैं अपना एंटर, जो हम एंड पॉइंट करते हैं कि हमें इस जगह पे जाना है, मान लो एंटर किया कुतुब मीनार, यहाँ से हमें कुतुब मीनार जाना है, तो एंड में हम उसमें डेस्टिनेशन में एंटर करते हैं ना कुतुब मीनार, तो वो डेस्टिनेशन किसका काम करता है, वो आखिरी डेस्टिनेशन जो हम एंटर करते हैं रोड मैप में या गूगल मैप में, वो एक गोल का काम करता है कि आखिरी गोल का क्या है जो हमें अचीव करना है, तो वो गोल हो गया करिकुलम का, ठीक है। वो हमने एंटर कर दिया, फिर वो हमें रास्ता दिखाता है कि इधर से जाओ या यहाँ से हमें लेफ्ट टर्न लेना है, उसके बाद हमें ये क्रॉस करना है, उसके बाद हमें रुकना है, या ऐसे ऐसे करके अलग अलग चीजों को दिखाता है। तो वही करिकुलम भी हमें, हमारा एक रोड मैप है जो हमें रास्ता दिखाता है कि हमें अपने गोल तक कैसे पहुंचना है, गोल तक कैसे पहुंचना है। बस इसका एक डिफरेंस ये कह सकते हो कि जो गूगल मैप है वो आपको शॉर्टकट्स दिखा देता है कई बार, है ना, कि इधर से जाओ कम ट्रैफिक है, या ये शॉर्टकट अपना लो जल्दी पहुंच जाओगे, या ये कर लो। लेकिन लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है, बस एक डिफरेंस यही है कि जो आपकी लाइफ है कि लाइफ में इस गोल तक कैसे पहुंच रहे हैं, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट की जगह क्या हो सकती है, स्मार्टनेस हो सकती है कि इसको जो काम आप ज्यादा टाइम में कर रहे हो उसको कम टाइम में कैसे करें। जो हैक्स आजकल आती है ना बहुत ज्यादा, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, इन सब पे हैक्स वगैरह आती है कि हैक ये काम जल्दी कैसे करें। कई सारे आपने देखे होंगे, टी शर्ट फोल्ड करने का आता है, इस टी शर्ट को ऐसे पकड़ के ऐसे फोल्ड कैसे जल्दी करें, किचन का ये काम जल्दी कैसे करें। तो वो हैक्स हो सकती है, लेकिन कई भी शॉर्टकट्स नहीं होते चीजों के। तो वही है कि एक रोड मैप की तरह काम करता है गोल तक पहुंचने के लिए। तो इसी को करिकुलम बताया गया। करिकुलम में पूरा क्या होता है,
प्लान होता है, सिलेबस नहीं होता करिकुलम। सिलेबस समझ के मत बैठना कि सिलेबस करिकुलम सेम होता है, सिलेबस अलग होता है, पाठ्य ये करिकुलम आपका अलग होता है। सिलेबस सिर्फ बुकिश नॉलेज की बताता है कि ये लेसन आपको कितने दिन में फिनिश कराना है, या ये लेसन कितने दिन में होगा, ये सब्जेक्ट कितने दिन में होगा। लेकिन करिकुलम क्या बताता है आपको, ओवरऑल सारी चीजें, कि बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज कौन कौन सी हमें करानी है, मेंटल एक्टिविटीज के लिए क्या क्या कराना है, इमोशनल एक्टिविटीज कौन कौन सी होंगी, उनका सोशल डेवलपमेंट कैसे कैसे होगा। तो करिकुलम में हर एक चीज आ जाती है जो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए काम होती है। तो ये हो गया आपका करिकुलम के बारे में। उसमें मटीरियल हो गए, मेथड्स हो गए, किस चीज के लिए क्या मेथड आप यूज करेंगे कौन सी एक्टिविटी कराने के लिए, तो वो है करिकुलम, इसको बोला जाता है करिकुलम। अब देखो पर्पस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, पर्पस वही सेम जो इंपॉर्टेंस में पढ़ा। पर्पस क्या होती है, एक नींव की तरह काम करता है, जरूरी है बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो ये सारे पर्पस हो गए, होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, बच्चे एक्टिव होने लगते हैं धीरे धीरे, बचपन से ही एक्टिवनेस उनके अंदर आ जाती है। फिर देखो लास्ट में कुछ पॉइंट गिवन है, द लर्निंग एनवायरनमेंट इज डिजाइन विद स्पेशल इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल टू अलाउ ईच चाइल्ड। तो बच्चों के अंदर क्या क्या डेवलप होता है, अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सुरक्षा का भाव एक डेवलप होता है, पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम यानी कि आत्म प्रतिष्ठा जो होती है वो बढ़ने लगती है, डेवलप अटेंशन स्पैन यानी कि ध्यान लगाने का जो टाइम है वो बढ़ जाता है। कैसे कि जब बच्चे प्री प्राइमरी से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, पहले सिर्फ 10 मिनट तक ही टिक के बैठेंगे, धीरे धीरे एक हफ्ता गुजरते गुजरते वो 10 से 15 मिनट भी बैठने लगेंगे, आधे घंटे भी बैठने लगेंगे। आपने कई पेरेंट्स को देखा होगा या कई मदर या फादर को देखा होगा, जब वो डे केयर में बच्चों को छोड़ के जाते हैं, पहले दिन बाहर ही बैठे रहेंगे पेरेंट्स कि बच्चा हमारा बहुत ज्यादा ना रोने लगे, पहले दिन दूसरे दिन हफ्ते भर बाहर ही बैठे रहेंगे। फिर अगले टाइम से क्या करेंगे, आधे घंटे में लेने आ जाएंगे, कि धीरे धीरे उसकी क्या डेवलप करनी है, हमें आदत हैबिट डेवलप करने के लिए वो छोड़ के जाते हैं वहां पे, ताकि जब बच्चों को नॉर्मल स्कूल में, फॉर्मल स्कूल में जब बच्चा आए तो उसकी हैबिट डेवलप हो चुकी हो। तो एबिलिटी टू फॉलो थ्रू अ टास्क हो गया, मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। मोटर स्किल्स क्या हो गई, जो ये हाथ पैर आप यूज कर रहे हैं ना प्रॉपरली। फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं। फाइन मोटर यानी कि सूक्ष्म, ये जो उंगलियां हो गई आपकी, उंगलियों के थ्रू क्या हो गया, लिखना आना, इरेज करना, मतलब जो फिंगर्स के थ्रू कर रहे हो, सूक्ष्म काम कर रहे हो, छोटे काम, फिंगर्स का यूज है जिसमें लिखना हो गया, ड्राइंग करना हो गया, इरेज करना हो गया, कट करना हो गया। तो ये हो गए फाइन मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होने लगता है बच्चों के। और ग्रॉस मोटर, फाइन और ग्रॉस दो तरीके के हो गए, फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स, ये मोटर स्किल्स है दोनों, ठीक है। ग्रॉस में आ गई बड़ी मसल्स का जहां यूज हो रहा है, यहाँ पे दोबारा से लिख लो, फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल्स, सूक्ष्म और इसको कुछ कहते हैं, फाइन और ग्रॉस लिख लो, अभी मैं बताती हूँ। तो फाइन में जब छोटे छोटे काम, छोटी मसल्स का यूज होगा, जब छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल होगा, स्मॉल मसल्स का यूज होगा, जैसे कटिंग हो गया, टीयरिंग हो गया, हाथ से फाड़ना, फाड़ फाड़ के वो आते हैं ना टीयर एंड पेस्ट वाली एक्टिविटी बच्चों को, वो इसलिए कराते हैं ताकि उनके फिंगर्स अच्छे से काम करने लग जाए। तो स्मॉल मसल्स का यूज होता है इसमें, और इसमें बिग मसल्स का यूज होता है। तो ये होती है फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल। बिग मसल्स में नी जैसे पूरे पैरों का यूज कर रहे हो, हाथों का, जैसे कैच हो गया, कैच करना, बॉल को कैच करना, तो उसमें सिर्फ फिंगर्स ही तो नहीं काम आ रही ना, पाम भी तो काम आ रहा है आपका। तो कैच करना हो गया, जंप करना हो गया पैरों से, पैरों की मांसपेशियां बड़ी हैं तो जंप करना हो गया, साइकिलिंग करना हो गया, स्विमिंग करना हो गया, वॉक करना हो गया, ठीक है, क्रॉल करना हो गया, क्रॉल करके निकलना कहीं से, तो वो हो गई बड़ी मसल्स का जहां पे यूज हो रहा है। तो ये इन दोनों का डेवलपमेंट होने लगता है। उसके अलावा लैंग्वेज डेवलपमेंट होने लगता है, ठीक है। रेडीनेस आ जाती है। रेडीनेस का क्या मतलब होता है, तत्परता, तत्परता, रेडीनेस आने लगती है पढ़ाई के लिए। रेडीनेस का मतलब समझते हो, बताओ। मतलब जल्दी से करना। हाँ, रेडीनेस यानी कि एक उत्सुकता, एक तरीके की, भाई कि अब ये काम करना है, अब ये काम करना है, तो उस तरीके की रेडीनेस आने लगती है हर काम को करने के लिए। इंटरेक्शन बढ़ जाता है, कोऑपरेशन के साथ काम करना सीखते हैं, और क्या हो जाएगा इसमें, सेल्फ एक्सप्रेशन यानी कि अपने आप को एक्सप्रेस करना आने लगता है। छोटी क्लास में क्या एक्टिविटीज कराते हैं, पढ़ाई तो ज्यादा होती नहीं, बहुत मुश्किल से 10-15 मिनट, उसके अलावा एक्टिविटीज ही
कराई जाती है प्ले स्कूल में, तो एक्टिविटीज करना आ जाता है, डांस, म्यूजिक, ये सारी चीजें आ गई, बच्चों को कंट्रोल करना आने लगता है। पहले जो टीचर को नहीं समझता बच्चा, टीचर से डरता है, रोने लगता है, फिर धीरे धीरे क्या बनाने लगता है, बॉन्ड, बॉन्ड बनाना आ जाता है उसे, सिर्फ टीचर से नहीं, इवन जो साथ में बच्चे होते हैं ना उनके साथ भी उनको बॉन्ड बनाना आने लगता है। तो ये सारे क्या हो गए, पर्पस में आ गया एक तरीके से कि इसका पर्पस क्या है। और देखो इसमें क्या है, इंग्लिश में तो सारे वही सेम क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। देखो पहला क्वेश्चन था सिग्निफिकेंस एंड नेचर बताना, दूसरा क्वेश्चन था पर्पस और डेफिनेशन बताना, वही सेम। तीसरा क्वेश्चन था फिर वही, तीसरा क्वेश्चन वही है, डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव्स बताना। तो ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन भी यही है कि डिटेल में बताना अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन क्या होता है, सेम चीजें चल रही हैं आपकी इसमें। फिफ्थ क्वेश्चन वही सेम है, देखो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स, डिटेल सिग्निफिकेंस ऑफ ईसीसी बताना है फिर से, फिफ्थ क्वेश्चन भी वही है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो लिंक बताना है अर्ली चाइल्डहुड केयर वाले में और जो प्राइमरी एजुकेशन होती है उनमें क्या लिंक होता है आपस में। तो काफी क्वेश्चन सेम है आपके इसमें। हिंदी में देखो क्वेश्चन 3 देखो, प्रारंभिक बचपन की देखभाल तथा शिक्षा की प्रकृति पर प्रकाश डालिए। ऐसा ही था ना क्वेश्चन 1 भी, शिक्षा की समग्र पाठ्यचर्या। सेकंड क्वेश्चन देखो प्रारंभिक बचपन की देखभाल केयर और एजुकेशन के बारे में नेचर बताना है, प्रकृति यानी कि नेचर वाला हो गया क्वेश्चन में। तो देखो इसमें दो चीजें आ गई, एक तो केयर, अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन, दो चीजें हो गई कि बच्चों की देखभाल भी करनी है और उन्हें साथ साथ क्या करना है, पढ़ाना भी है, एजुकेट भी करना है। उन्हें एजुकेट भी करना है साथ साथ। तो देखो 3 से 6 वर्ष के लिए क्या लिखा हुआ है कि शालेय में देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा। उसके बाद इसमें से 3 साल में क्या क्या हो गया, पहला वर्ष नर्सरी क्लास, दूसरा वर्ष केजी यानी कि किंडरगार्टन 1 या मॉन्टेसरी 1, और तीसरा हो गया 3 वर्ष का हो गया ना, 3 से 6, 3 साल हो गए ना, तो पहला साल हो गया नर्सरी, दूसरा हो गया केजी 1 और तीसरा हो गया केजी 2 या मॉन्टेसरी 2 उसको बोला जाता है। तो ये हो गए 3 साल। जैसे पहले बोला जाता था ना नर्सरी, केजी, एलकेजी एंड यूकेजी, अपर किंडरगार्टन। केजी क्या होता है, किंडरगार्टन होता है, इसकी फुल फॉर्म अगर ना पता हो आपको तो केजी इज किंडरगार्टन, किंडरगार्टन मेथड। या मॉन्टेसरी जो लिखा है ना यहाँ पे, मॉन्टेसरी क्या है, मारिया मॉन्टेसरी थी एक, मारिया मॉन्टेसरी हुआ करती थी, उन्होंने मॉन्टेसरी मेथड दिया था। मॉन्टेसरी मेथड में क्या होता था कि खिलौनों के थ्रू बच्चों को पढ़ाना, मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा दिया गया है मॉन्टेसरी मेथड। इनका क्या कहना होता था कि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें खिलौनों के थ्रू कराए आप एक्टिविटीज, हर एक्टिविटी। तो वही है मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी के नाम से स्कूल्स भी हैं कई सारे, अभी भी दिल्ली में भी आप सर्च करिएगा ना मॉन्टेसरी नाम से आपको स्कूल दिखेंगे। मॉन्टेसरी वर्ड वहीं से लिया गया, मारिया मॉन्टेसरी उनका नाम था। तो दैट इज मॉन्टेसरी 1 एंड मॉन्टेसरी 2। अब देखो इसमें इस अवस्था में 90% विकास बच्चों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट माना गया है। कई एड्स आपने देखी होंगी, आती हैं किसी हॉर्लिक्स या बॉर्नविटा टाइप की ऐड आती है ना, जिसमें बताते हैं कि बच्चों का विकास 5 साल तक इतना विकास हो जाता है, परसेंट बताते हैं उसमें कि अगर आप बच्चों को ये वाली ड्रिंक पिलाएंगे तो और अच्छा विकास होगा, ये वाली ड्रिंक पिलाएंगे तो और उनकी मांसपेशियां बढ़ेंगी, दिमाग बढ़ेगा। तो यही चीज यहाँ भी है। शैक्षिक अनुसंधान में इस अवस्था में बालक के व्यक्तित्व का लगभग 90% विकास होना पाया गया है। यानी कि कहा गया है कि बच्चों का माइंड तो होता ही है डेवलप, साथ साथ उनकी पर्सनालिटी भी 90% तक डेवलप हो जाती है। उसके अलावा यह कार्यक्रम किसके लिए, नेक्स्ट पेज पे देखो पॉइंट नंबर 4, बच्चों के सर्वांगीण विकास। ये पॉइंट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। फिर है नेक्स्ट पॉइंट कि बच्चे के अंदर क्या क्या चीजों का डेवलपमेंट होता है, जिज्ञासा आती है, अनुकरण करना सीखते हैं ज्ञानेंद्रियों द्वारा। ज्ञानेंद्रियां क्या होती है, सेंसेस। तो इस एज में ज्यादा से ज्यादा क्या कहा जाता है, बच्चों को सेंसेस के थ्रू कराओ। सेंसेस के थ्रू यानी कि कौन कौन सी सेंसेस होती हैं, पांच सेंसेस है ना, कौन कौन सी है बताओ, सेंसेस ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी होती हैं, ज्ञानेंद्रियां, सेंसेस, हाँ
सुनने की, देखने की, हाँ फील करने की, हाँ सूंघने की, हाँ, टेस्ट, टेस्ट। टेस्ट। तो 5 सेंसेस हो गई। मुझे लग रहा था सेंसेस पता होंगी, सेंसेस नहीं पता, तो 5 सेंसेस हो गई। तो बचपन में ये फोकस किया जाता है कि बच्चों की सेंसेस का डेवलपमेंट किया जाए। सेंसेस का कैसे, कुछ उन्हें ऑडियो सुनाया जाए, अलग अलग, जैसे उन्हें बर्ड्स के बारे में पढ़ाना है, अलग अलग बर्ड्स कैसे चर्प करती है, चर्प यानी कि आवाज निकालती है अपनी आवाज, तो उनको ऑडियो सुनाने हैं बच्चों को, तो उससे उनका क्या डेवलपमेंट होगा, कानों का डेवलपमेंट होगा, ठीक है, सुनना बेहतर सुन पाएंगे। फिर उन्हें अलग अलग उनको बोल दिया जाए कि आज ये डिश लेके आएंगे आप, किसी को बोल दिया जाए मीठी डिश, किसी एक बच्चे को बोल दिया जाए तीखी डिश, तो उनको टेस्ट कराई जाए आपस में डिशेस, तो उससे क्या होगा, उनकी स्वाद का, टंग का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। इसी के साथ उन्हें गार्डन में ले जाया जाए, अलग अलग टाइप के फूल होते हैं गार्डन में, उनको फूल को स्मेल कराया जाए, उससे नोज का डेवलपमेंट होगा, उनको सूंघने की शक्ति का विकास। उसी फ्लावर्स को टच करना उन्हें, या लीव्स को टच करना उन्हें सिखाया जाए। तो टच से क्या समझेंगे कि कौन सी लीव हार्ड है और कौन सी सॉफ्ट है, कौन सी मीडियम टाइप की है, तो टच का उनका विकास होगा। फिर ऐसे ही देखने से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी आप करा सकते हैं कि कौन बच्चा कितना चीज़ों को अच्छे से देख पा रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसके थ्रू बच्चों का क्या होगा, सेंसेस का डेवलपमेंट। तो बचपन में सेंसेस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की बात की जाती है कि सेंसेस के थ्रू वो सबसे ज़्यादा सीखेंगे, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सबसे ज़्यादा सीखा जाएगा। ज्ञानेंद्रिय और इमिटेशन, इमिटेशन होता है अनुकरण, इमिटेशन, इमिटेशन समझते हो क्या होता है, इमिटेशन पता है किसी को, हाँ जी बताओ। अभी जब वर्ड आया अनुकरण वर्ड आया था ना, मैंने रीड भी किया, तब पूछा था कि अनुकरण का क्या मीनिंग होता है। अनुकरण यानी कि इसको एक एग्जांपल से समझो, जैसे जब आप छोटे थे या आजकल के बच्चों को आप देखोगे कि मदर अगर किचन में कोई काम कर रही है, फादर किचन में कोई काम कर रहे हैं, उनको देखा देखी बच्चे भी करने लगते हैं, ठीक है, या फादर गाड़ी चला रहे हैं, मदर गाड़ी चला रही है, तो उनको देखा देखी वो भी ऐसे ऐसे स्टीयरिंग करने लगते हैं। इसी को बोलते हैं इमिटेट करना, यानी कि नकल करना, ठीक है। तो इस एज में बच्चे नकल के द्वारा बहुत चीजें सीखते हैं, सेंसेस के द्वारा बहुत चीजें सीखते हैं। सेंसेस हो गई आपकी ज्ञानेंद्रियां, इमिटेशन यानी कि नकल करके। तो जैसा इसलिए कहा जाता है कि बच्चों के सामने चिल्लाए नहीं, बच्चों के सामने लड़ाई नहीं करें। क्यों ये चीज कही जाती है, क्योंकि बच्चे देख के वही चीज नकल करने लगते हैं, वैसे ही बिहेव करने लगते हैं। फिर है 6 पॉइंट देखो, ईसीसी का संबंध खेल द्वारा सीखना और क्रियात्मकता द्वारा सीखने से है, यानी कि खेल द्वारा सिखाना बचपन में उन्हें और एक्टिविटीज के थ्रू सिखाना। उसके अलावा देखो 7 पॉइंट वही है जो मैंने आपको पहले बताया था, बाल्यकाल की यह प्रारंभिक शिक्षा बालक की भावी शिक्षा का आधार है। नींव वाली चीज बताई थी ना कि फाउंडेशन की तरह काम करता है, तो फ्यूचर एजुकेशन जो भी बच्चों की है उसके लिए एक आधार का काम करता है, यानी कि फाउंडेशन का काम करता है। इसमें बच्चों को काफी वातावरण ऐसा दिया जाता है जिसमें उनका हर तरीके का डेवलपमेंट हो, ठीक है। ये देखो वही ज्ञानेंद्रियों वाला पॉइंट 9 पे दिया हुआ है, मार्क कर लो। शिशु अपने कान, नाक, मुंह, आंख तथा छूने या स्पर्श करने से ज्ञान अर्जन प्राप्त करता है, वही जो अभी सेंसेस वाला पॉइंट बताया मैंने। कान द्वारा सुनना, आंख से देखना, नाक से सूंघना, मुंह से बोलना और स्वाद लेना, और त्वचा से छूना आदि के द्वारा ये सब चीजें सीखता है, ठीक है। ये हो गया, 4th क्वेश्चन हो गया था आपका। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, प्रारंभिक बचपन की देखभाल एवं शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। इंग्लिश में है क्वेश्चन नंबर 3, इंग्लिश में है क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी में क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्लेन द डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। हिंदी वाले देखो पहले बच्चे, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स देखो। तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि शिशु की आदतों व व्यवहार में सुधार लाना। सुधार क्या लाना, डेवलप करना। एक तरीके से सुधार तो तब लाएंगे जब उनको कुछ डेवलप हो रखा होगा। छोटे बच्चों का ज्यादा क्या डेवलप हो रखा होता है, जो घर से सीख के आए हैं। अगर घर से अच्छा नहीं सीख रखा तो आप सुधार करेंगे, और कुछ भी नहीं आता बच्चा बिल्कुल रूट बैठा है ऐसे शांत से, तो उनका क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हो गया उनकी हैबिट्स का और उनके बिहेवियर का डेवलपमेंट, पहला ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स किस चीज के हैं, ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के, यानी कि उद्देश्य, किस उद्देश्य से ये शिक्षा दी जा रही है बच्चों को, किस उद्देश्य से ये शिक्षा दी जा रही है।
जैसे बेकार आदतें बचपन में सीख के आता है, इसमें भी एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, जैसे अंगूठा चूसना हो गया, रोना, चिल्लाना, बहुत ज़्यादा क्रोध करना, जी मचलाना, बड़ों का निरादर करना, अपशब्द कह देना, और क्या है, पेशाब आदि आने के बारे में शिक्षक शिक्षिकाओं को ना बताना, दूसरे बालक की वस्तु छीन लेना, आपस में झगड़े करना। तो ऐसी बहुत सारी आदतें बच्चों के अंदर होती हैं जिसका धीरे धीरे विकास होता है। टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह हो गई, बच्चे बचपन में आपने देखा होगा कई स्कूल में बच्चे कर देते हैं क्लासरूम में, फिर धीरे धीरे टीचर उन्हें सिखाती है, बताती है, और फिर वो बताना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हो गया आपका हैबिट फॉर्मेशन, ठीक है, हैबिट फॉर्मेशन एंड चेंज इन बिहेवियर या इंप्रूवमेंट इन बिहेवियर लिख सकते हो, इंप्रूवमेंट इन बिहेवियर। फिर है शिशुओं के घर जैसा वातावरण देना, यानी कि सिमिलर एनवायरनमेंट उन्हें प्रोवाइड करना। अगर आप उन्हें एक मदरली टच नहीं दे पाएंगे, एक मदरली फीलिंग नहीं देंगे, तो बच्चे अपनी हैबिट्स को, ये चाहिए ये आप रख दो, मैं सर से बात करूँ। शिशुओं के घर जैसा वातावरण देना, यानी कि अगर आप बच्चों को मदरली फीलिंग नहीं देंगे तो आप अपनी बात कभी भी शेयर आपसे नहीं करेंगे, वो डरते रहेंगे। मदर से कैसे बच्चे खुल के हर बात बोल देते हैं ना, अच्छी हो बुरी हो, टीचर कुछ भी कर रही हो क्लास में, मदर को जाके जरूर बताएंगे कि मैम ने ना आज ऐसे किया क्लास में, मैम ना ऐसे कर रही थी, मैम ना वैसे कर रही थी, हर चीज जाके बताएंगे। लेकिन घर अगर आप उतने ही फ्रेंडली, जैसे मदर उनकी उतनी फ्रेंडली होती है, उतने ही फ्रेंडली जब आप हो जाएंगे ना, तो घर की बातें आपको आके बताना शुरू कर देंगे। ऐसे करते हैं बच्चे, आपने देखा हो, मेरे पापा ना आज ऐसे कर रहे थे, मेरी मम्मी ना आज ऐसे कर रही थी। तो जैसे जैसे आप उनका बॉन्ड आपका उनका बनेगा, तो वो आपसे चीज़ों को शेयर करने लगेंगे, अपनापन आने लगेगा जब, तो ये चीज़ें शेयर करने लगेंगे। नेक्स्ट देखो क्या है, शिक्षित करना। अब ये सारी चीज़ें तो हैं ही, एक्टिविटीज़ कराना, सब कुछ कराना, लेकिन आखिरी में उन्हें थोड़ी बहुत शिक्षा भी तो देनी ज़रूरी है। सिर्फ उनको खेलने नहीं बुला रहे आप, खेल खेल के थ्रू उन्हें नॉलेज देने के लिए बुला रहे हैं, खेल खेल में, कि उन्हें बर्डन ना लगे ये चीज़ें, उन्हें ये सब पढ़ाई आप जो करवाएं उन्हें, तो वो बर्डन ना लगे, एक्टिविटीज़ के थ्रू आप उन्हें कराते जाएं। आजकल तो इतनी एक्टिविटीज़ आ गई है बच्चों को कराने के लिए, एक वीडियो डालो यूट्यूब पे 100 आ जाएंगे इससे रिलेटेड कि कैसे बच्चों को काउंटिंग सिखाएं। काउंटिंग सिखा दी जब आपने बच्चों को, तो आपने देखा होगा कई कई स्कूल्स में या कहीं जगह पे जो फ्लोर होता है ना, फ्लोर पे ही पेंट कर दिया जाता है या चौक से बना दिया जाता है किसी चीज़ से, कि 1 पे जंप करके जाओ या 2 पे जंप करो, जैसे वो बचपन में खेलते थे ना स्टार वैसी वाली गेम, कि 1 पे जंप करना है, 2 पे जंप करना है, ऐसे ही क्लास में बना दिया जाता है कि अब 1 पे जंप करो, अब 2 पे जंप करो। स्टेयर्स होती हैं जो स्कूल्स की, स्टेयर्स होती हैं स्कूल की, ऐसे ऐसे उस पर लिख दिया जाता है 1 2 3 ऐसे करके, कि अब 2 पे जंप करो, अब 3 पे जंप करो, ऐसे करके। तो काउंटिंग सिखाने के लिए, अलग अलग एक्टिविटी सिखाने के लिए बहुत सारे मेथड्स अब आ गए हैं। नेक्स्ट देखो, शिशुओं के स्वास्थ्य की देखरेख के अंतर्गत व्यवस्था करना, तो उनकी देख रेख भी करनी है आपको। साथ में जो आंगनवाड़ी होती हैं, बालवाड़ीज होती हैं, उनके जो सुपरवाइजर्स होती हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बना के भी रखना होता है। प्राइमरी टीचर्स को और प्री प्राइमरी टीचर्स को उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाना कि क्या क्या चल रहा है, चिकित्सा का ध्यान देना, बच्चों की मेडिकल हेल्थ का ध्यान देना, इन सब चीज़ों का है। उसके बाद शिशुओं का सर्वांगीण विकास करना, वही सेम है जो पहले हम कर चुके हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास जब जब आए, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो रही है, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, हर तरीके की। फिर है शिशुओं को रचनात्मकता तथा सौंदर्य भूति का ज्ञान कराना, यानी कि बच्चों को क्रिएटिविटी सिखाना, ठीक है, बच्चों को क्रिएटिविटी सिखाना एक तो। उसके अलावा जो चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में है ना, सुंदर अच्छी चीज़ें हैं, उनको अप्रिशिएट करना सिखाना, उनको अप्रिशिएट। जैसे आप बच्चों को गार्डन में जब लेके गए, गार्डन में लेके गए, बहुत अच्छे से फ्लावर है, लेकिन बच्चों को नहीं पता उस फ्लावर को देख के क्या बोलना है, तो आप उन्हें सिखाइए कि बहुत सुंदर फ्लावर है ना, वाओ, ऐसे करके। ये तरीके के वर्ड्स को भी सिखाना, अप्रिशिएट करना अच्छी चीज़ों को, ये भी आपको सिखाना है बच्चों को, क्योंकि बच्चों को नहीं पता कैसी चीज़ों को अप्रिशिएट करना होता है। तो सौंदर्य भूति, यानी कि सौंदर्य, जो भी सुंदर चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें, उनकी अनुभूति कराना बच्चों को, इसी को बोला जाता है। नेक्स्ट देखो 7 पॉइंट है, अभिभावकों का सहयोग तथा सामुदायिक भागीदारी विकसित करना, यानी कि पेरेंट्स को बुलाना स्कूल में, जैसे मदर्स डे हो गया या फादर्स डे हो गया, ऐसे पेरेंट्स डे हो गया, तो इस तरीके से आप सहयोग प्राप्त कर सकते हो पेरेंट्स का। उसके अलावा डेली तो आप बुला नहीं सकते, कुछ कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू आप पेरेंट्स को बुला सकते हो। और समुदाय का भागीदारी कैसे होगी, सामुदायिक भागीदारी लिखा हुआ है ना यहाँ, समुदाय की बताओ भागीदारी कैसे होगी, जो कम्युनिटी है आपकी, सोसाइटी है, सोसाइटी की भागीदारी कैसे बना सकते हो आप इसमें।
बताओ। मैम सब मिलकर सब मतलब पूरी सोसाइटी मिलके कम्युनिटी मिलके थोड़ा थोड़ा बच्चों को कैसे, वही तो पूछ रहा हूँ। मैम छोटे मोटे प्रोग्राम हाँ, प्रोग्राम करके, या कम्युनिटी भागीदारी में सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि जब हम बच्चों को रेल म्यूजियम वगैरह नहीं लेके जाते, पार्क लेके जा रहे हैं, कोई सोसाइटी का पार्क है लेके गए, कोई रेल म्यूजियम लेके चले गए, कोई ऐसी जैसे ये आपके हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, इंडिया गेट हो गया या ऐसी चीजें हुई, यहाँ पे लेके जा रहे, तो वो कम्युनिटी की चीजों का ही तो यूज कर रहे हो आप, समाज की ही तो चीजों का यूज करते हो। इसी को बोले जाते हैं सामुदायिक भागीदारी। यानी कि आपने समाज से परमिशन ली, जो भी इंडिया गेट लेके जा रहे हो या किसी रेल म्यूजियम लेके जा रहे हो, वहां के सुपरवाइजर या मैनेजर से आपने परमिशन ली और उनको इंक्लूड करा, तो उसी को बोला जाता है सामुदायिक भागीदारी। उसके अलावा देखो नेक्स्ट है शिशु के व्यक्तित्व विभिन्नताओं की पहचान तथा उनके अनुरूप शिक्षण देना। यानी कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट के, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे ध्यान देना जरूरी है बच्चों के। हर बच्चा एक जैसा नहीं है देखो, और ना एक जगह से आया है, हर बच्चा ना एक जैसा है, ना एक जगह से आया है, ना एक ही कास्ट का है, ना एक ही कल्चर फॉलो करता है। कोई हिंदू होगा, कोई मुस्लिम होगा, कोई हिंदुओं में ही अलग अलग कास्ट के होंगे, कोई किसी और स्टेट से आया होगा, कोई बच्चा गांव से आया होगा, किसी के मदर पेरेंट्स एजुकेटेड होंगे, किसी के नहीं होंगे, ठीक है, कोई बच्चा गर्ल होगा, कोई बॉय होगा, किसी का रंग कैसा होगा, किसी का कैसा होगा, ये सब चीजें बहुत असर डालती है बच्चों की पढ़ाई पे। तो उनको उनके अनुरूप शिक्षा देना आपका काम है कि उनको पहचाने कि बच्चों की जरूरत क्या है। अगर बच्चा किसी गांव के क्षेत्र से आ रहा है और आप बाकी बच्चों पे तो इक्वल ध्यान दे रहे हो, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, उसको उन्हीं बच्चों के अकॉर्डिंग करा रहे हो, तो उस बच्चे को कुछ नहीं समझ आएगा जो अभी अभी गांव से आए, उसको थोड़ा सा अलग से एक्स्ट्रा आपको कराना पड़ेगा। और लास्ट है इसमें पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन द्वारा शिशुओं की क्षमता व प्रतिभा के विकास का उद्देश्य। यानी कि बच्चों के अंदर से उनकी प्रतिभा निकालना कि उनके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, बच्चों की क्वालिटीज का इन्हांसमेंट करना। कैसे निकालोगे, कंपटीशन छोटे छोटे रख दिए, ठीक है, कुछ एक्टिविटी कराई, वो रख दिया कि जिसकी सबसे अच्छी होगी उसको प्राइज मिलेगा, इस तरीके की एक्टिविटीज करा दिया। देखो इसमें भी लिखा होगा उत्सव आयोजन हो गया, विभिन्न दिवस का आयोजन हो गया, जैसे हम सेलिब्रेट करते हैं ना, 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, या अलग अलग जो फेस्टिवल्स होते हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं। चित्रकला हो गया, रंग भरना हो गया, रंगोली बनाना, पोस्टर बनाना, इस तरीके की चीज़ों का अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो ये थे इसके क्या थे उद्देश्य। इसमें देखो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स देखो, क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 15, एक्सप्लेन द डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसमें है पहला, वही दे रखा है, वही सारे पॉइंट्स है कि बच्चों की केयर करना ECC का काम है, बच्चों को केपेबल बनाना, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना। और ECC या जो जितनी भी आपकी पूरी एजुकेशन है, पूरी जितनी भी एजुकेशन हम बच्चों को देते हैं या स्टूडेंट्स को देते हैं, वो एक तरीके से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है कंट्री का क्या होता है, इन्वेस्टमेंट की तरह काम करता है। इन्वेस्टमेंट यानी कि पैसे लगा रहे हो आप इस चीज में, पैसे लगाते हैं ना, पेरेंट्स पैसे लगा रहे हैं, गवर्नमेंट पैसे लगा रही है, किस लिए पैसे लगाए जाते हैं, ताकि इन्वेस्टमेंट हम किसी चीज में कब करते हैं, ताकि हमें उसका क्या मिले, रिटर्न मिले। अच्छा, जो सरकार फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देती है, मुफ्त एवं अनिवार्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दे रही है, इन्वेस्ट कर रही है इतना एजुकेशन में, अपने जो भी टैक्सेस आ रहे हैं उसमें से इतना पैसा एजुकेशन में जब लगाया जा रहा है, वो किस लिए कि अच्छा रिटर्न मिले। अच्छा रिटर्न कैसे मिलेगा, जैसे हम सब ने एजुकेशन ली, हम सब आगे वाले जनरेशन को एजुकेशन देंगे, तो एजुकेशन लेने के बाद एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, ठीक है, एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, जो जिसको भी आप एजुकेशन दे रहे हैं वो एक अच्छा सिटीजन यानी कि नागरिक बन जाए, ठीक है, वो हमारी GDP में योगदान दे, ठीक है, कंट्री की GDP में योगदान दे, इकोनॉमी में योगदान दे, कंट्री की इकोनॉमी में योगदान दे। जब ये सारी चीजें होने लगेंगी तो जो हमने इन्वेस्ट किए यानी कि पैसे जो हमने इन्वेस्ट किए उसका हमें अच्छा रिटर्न मिलने लगा। एक तरीके से क्या हो रहा है, हमारी कंट्री का डेवलपमेंट ही तो होगा इस इन्वेस्टमेंट से। इसलिए तो एजुकेशन आजकल इतना हॉट टॉपिक बना हुआ है कि एजुकेशन में इन्वेस्ट करना जरूरी है, चाहे वो गर्ल की एजुकेशन हो या बॉयज की एजुकेशन हो। अगर वो हमें एक अच्छा रिटर्न दे देगी तो इसका मतलब हमारे जो इन्वेस्टेड पैसे हैं वो वापस हमें मिलने लगेंगे, कंट्री को ही तो मिलेंगे। जब अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी उन लोगों को तो
बोला जाता है इन्वेस्टमेंट, कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो ऑब्जेक्टिव्स में देखो क्या हो गया, बच्चों का फुल पोटेंशियल, ऑलराउंड डेवलपमेंट जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। बच्चे क्या हो गए, इसका ऑब्जेक्टिव है कि हर चाइल्ड की वैल्यू करना, रिस्पेक्ट करना, बच्चे फील सेफ करें, सिक्योर सेफ करें, सेल्फ कंसेप्ट उनका डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट पॉइंट है साउंड फाउंडेशन। साउंड फाउंडेशन यानी कि वही नींव का काम करना जो मैंने पहले बता दिया। फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट आपको एक्सप्लेन कर दिया 2 तरीके से, फाइन एंड ग्रॉस, फाइन एंड ग्रॉस। फिर है उनके अंदर गुड न्यूट्रिशन रूटीन्स, यानी कि जो उनकी ईटिंग हैबिट्स है और हेल्दी ये सारी हैबिट्स हैं, हाइजीन हैबिट्स, टॉयलेट ट्रेनिंग और ये सब, इनका इम्प्रूवमेंट हो बच्चों के अंदर। इफेक्टिव कम्युनिकेशन आए, बच्चे सुनना भी सीखें और बताना भी सीखें अपनी बात को। कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, कम्युनिकेशन हमेशा 2 वे होना चाहिए। 2 वे यानी कि आप भी बोल रहे हो, मैं भी सुन रही हूँ, मैं भी बोल रही हूँ, आप भी सुन रहे हो। तो कम्युनिकेशन बच्चों के अंदर आए। क्यूरियोसिटी डेवलपमेंट हो, यानी कि जिज्ञासा, जो हिंदी में पॉइंट किया था। एक्सप्लोर करना सीखें बच्चे। एक्सप्लोर यानी कि एक्सप्लोर का क्या मतलब होता है, एक्सप्लोर का बताओ क्या मतलब होता है। बताओ क्या। एक्सप्लोर यानी कि खोजबीन, उस चीज में बिल्कुल घुस जाना, कुछ ना कुछ नया खोजते रहना किसी चीज में से, उसको बोला जाता है एक्सप्लोर। खोजबीन एक तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हो कि क्या क्या नई चीजें हो सकती हैं इससे। जैसे बच्चों को जब 11th-12th में बच्चे फर्स्ट टाइम केमिस्ट्री लैब या फिजिक्स लैब में जाते हैं, स्टूडेंट्स, बड़े बच्चे तो नहीं कहेंगे उन्हें, स्टूडेंट्स, जब बच्चे स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम केमिस्ट्री या फिजिक्स लैब में जाएंगे या बायो लैब में जाएंगे तो नई नई चीजें देखते हैं ना, ऐसे इधर से उधर, इधर से उधर। पहले तो नजरों से एक्सप्लोर करेंगे, फिर टच करके नई नई चीजों को, फिर जब मैम बोल देंगे कि एक्सपेरिमेंट करो, फिर एक्सपेरिमेंट के थ्रू नई नई चीजें बनाना सीखेंगे कि इसमें ये एसिड डालो तो क्या होगा, इसमें ये वाला चीज डालो तो क्या होगा। तो वो इसी को बोला जाता है एक्सप्लोर करना चीजों को, इसी को बोला जाता है एक्सप्लोर। इसके अलावा उनका कल्चरल डेवलपमेंट होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, अप्रोप्रिएट बिहेवियर सीखेंगे। एस्थेटिक एप्रिसिएशन, जो इससे पहले हमने पॉइंट किया था, जो हिंदी में मैंने पॉइंट बताया था, क्रिएटिविटी एंड एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन यानी कि एस्थेटिक की सौंदर्य, जो भी सौंदर्यात्मक चीज दिखे उसको एप्रिशिएट करना सीखे बच्चे, जो भी अच्छी चीजें एनवायरमेंट में है। तो यही आपके ऑब्जेक्टिव जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में थे। देन है हिंदी में से देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है इस बुक में बताइए आपकी फर्स्ट यूनिट में? 24 20। चलो नेक्स्ट देखो, जो सेम होंगे अब क्वेश्चन मैं छोड़ते जाऊंगी, आप अपने आप से रीड करिएगा। सेम ही है अभी तक जितना हमने आधे घंटे से ज़्यादा हुआ है, 50 मिनट्स होने वाले हैं। सेम ही आपको लग रहा होगा, सेम ही चीज़ें ऑलमोस्ट। तो देखो नेक्स्ट है जीवन पर्यंत सीखने, क्वेश्चन नंबर 6। जीवन पर्यंत सीखने तथा विकास में प्रारंभिक बचपन में देखरेख एवं शिक्षा को एक महत्वपूर्ण अवधि के रूप में किस प्रकार स्पष्ट किया गया है। तो कॉन्टिन्यूस एजुकेशन में बताना है कि कॉन्टिन्यूस एजुकेशन के थ्रू कॉन्टिन्यूटी जो बनी रहती है उसमें इसका आपको एक इम्पॉर्टेंट स्टेज के रूप में कैसे है ये, तो उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। इसमें भी वही सेम चीज़ें आपको लिखी गई है। देखो फर्स्ट पॉइंट देखो, पहली लाइन में लिखा है मनोविज्ञान की दृष्टि से पूर्व प्राथमिक शिक्षा को इससे आगे की समग्र शिक्षा का आधार माना गया है। तो कॉन्टिन्यूस एजुकेशन तभी होगी जब यहाँ से स्टार्ट होगी, तभी कॉन्टिन्यूटी में आगे बढ़ती रहेगी। आधार माना गया, जो पॉइंट हम पहले ही कर चुके हैं इसमें है। और नेक्स्ट पॉइंट देखो,
नीचे ये मार्क कर लो, ये वाली लाइन सबसे लास्ट में इसी पेज पे, पेज 16 पे है। गांधी जी के अनुसार जहाँ लिखा है सबसे लास्ट में, सेकंड लास्ट लाइन है, गांधी जी के अनुसार बालक के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक सर्वोत्तम गुणों को बाहर लाना ही शिक्षा है, बाहर लाना ही शिक्षा है। और इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगा बच्चों को, अगर हमें अच्छे क्वालिटीज उनके अंदर से निकालनी है तो एक अच्छे एनवायरनमेंट यानी कि एक अच्छे वातावरण की हमें जरूरत पड़ती है, एक अच्छे वातावरण की जरूरत पड़ती है। सेकंड पॉइंट में देखो कि जो हम अच्छा विकास चाहते हैं बच्चों के अंदर, सोशल डेवलपमेंट अच्छा चाहते हैं, तो जो उसका बीज है, बीज रोपण करते हैं ना, बीज रोपण बालक की कोमल तथा विकासशील अवस्था में ही डाला जा सकता है। जैसे कि कहा जाता है कि छोटे बच्चे चिकनी मिट्टी की तरह होते हैं, जैसे ढालोगे वैसे ढल जाएंगे, तो उसी का एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक बीज रोपण की तरह काम करता है कि बचपन में अगर अच्छा हमने अच्छे से उसको बीज डाला, उसमें खाद डाला, पानी डाला, अच्छी उसको धूप मिली, छांव मिली जब चाहिए हो, तभी वो पेड़ जो पौधा है अच्छा फल देगा। लेकिन जैसे ही उसमें कीड़े लगना शुरू होंगे, ठीक है, जैसे ही उसमें कीड़े लगने शुरू होंगे, कीड़ों को किसके द्वारा बताया गया कि जैसे ही बच्चा कहीं और भटकने लगेगा गलत रास्ते पे, या अच्छा उसको गुरु नहीं मिला होगा, या अगर गलत रास्ते पे भटकने लगेगा तो वो एक क्या करेगा, कीड़े का काम करेगा कि पौधे में कीड़े लग गए तो वो पौधा किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर उस कीड़े को हटा दिया जाए, कीड़े को कब हटाने फायदेमंद होगा, अर्ली स्टेज में ही, अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट कर लिया जाए कि हमारा बच्चा किसी गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको खराब होने से हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। लेकिन जब तक पूरा पौधा खराब हो जाएगा तब बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, जब बच्चा पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा, नहीं सुनेगा, तब उसको बचाना बड़ा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो एक बीज और एक पौधे के एग्जाम्पल से इसमें आपको समझ सकते हो इस चीज को। फिर है आज के युग में, थर्ड पॉइंट, आज के युग में मानव अपने जीविकोपार्जन की व्यवस्था में इतना व्यस्त हो गया कि वह अपने घर के बालकों की भली भांति देखभाल नहीं कर पाता। भली भांति यानी कि जैसे कि आजकल दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, मोस्टली काफी लोग, मदर एंड फादर बोथ आर वर्किंग, तो उस टाइम वो बच्चों की जैसी टेक केयर होनी चाहिए वो नहीं कर पाते, एक्टिविटीज करानी चाहिए वो नहीं करा पाते। तो इसलिए भी ईसीसी क्या है, जरूरी है, इस दृष्टि से भी ईसीसी जरूरी है। उसके अलावा है नेक्स्ट कृषि प्रधान, पॉइंट नंबर 4, कृषि प्रधान संरचना का औद्योगिक परिवर्तन के कारण परिवारों का टूटना भी बाल शिक्षा की क्षति का कारण बना है। कृषि प्रधान समाज बड़े कुटुंब में रहते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा घर में वृद्ध प्रौढ़ स्त्री पुरुष तथा अधिक आयु के भाई बहनों द्वारा स्नेहपूर्ण वातावरण में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से होती रहती थी। तो यही बात बताई गई है कि जैसे पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो जॉइंट फैमिलीज में इस चीज की जरूरत उस टाइम नहीं पड़ती थी प्री प्राइमरी एजुकेशन में। गांव के क्षेत्रों में अपने मदर फादर से भी पूछ लेना या उनसे बड़े लोगों से कि आपने कब से स्कूल जाना शुरू किया, जनरली ज्यादा करके जवाब आएगा फर्स्ट क्लास से। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। क्यों नहीं इंपॉर्टेंट थी? क्योंकि ये शिक्षा घर में ही मिल जाती थी, इसलिए जरूरी नहीं थी। लेकिन जैसे ही फैमिलीज टूटनी शुरू हुई, फैमिलीज टूटनी कैसे शुरू हुई, पहले लोग ज्यादा किसानी करते थे, फिर किसानी में जब उन्हें ज्यादा पैसे नहीं मिलते तो वो अपने बच्चों को शहरों में भेजना शुरू कर दिया, शहरों में भेजना शुरू कर दिया, फैमिलीज टूटनी शुरू हो गई, तो बड़े भाई बहन अब नहीं रहे घर में, बड़े भाई बहन नहीं रहे तो बच्चों को कौन ये शिक्षा दे, इसलिए ईसीसी जरूरी होने लगा। फिर है नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी प्रगति के कारण भी दृष्टि से बाल जीवन प्रभावित हुआ, और एक तरीके से जो लाइफस्टाइल है वो आर्टिफिशियल ज्यादा हो गया। पहले जो नेचुरल चीजें थी, बच्चे मिट्टी में गिरते रहते थे, खेलते रहते थे, कूदते रहते थे और कितने अच्छे से एक्टिव हो जाते थे। लेकिन जो अब है ना ईसीसी, चाहे कितना ही आप इसे नेचुरल इन्वायरमेंट देने की कोशिश करो स्कूल्स में, प्ले स्कूल्स में, लेकिन है तो ये आर्टिफिशियल ही ना। आप उन्हें खेत में ले जाके नहीं सिखा सकते, फिर भी सिखाना आपको क्लासरूम में ही है या गार्डन में ले जाओगे ज्यादा से ज्यादा। रोज रोज आप उन्हें मिट्टी से और इन सब चीजों से खेलना लड़ना नहीं सिखा सकते। तो एक तरीके से आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट का ही काम करता है। इसलिए जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा उस लेवल तक अच्छा बन जाए तो वो नहीं हो पाता, इसी वजह से, क्योंकि एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट का ये काम करता है। फिर है देखो खुली हवा नहीं मिल पाती, स्वतंत्र वातावरण नहीं हो पाता, और ये इन सब चीज़ों की मतलब कमी रहती है। और है इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट में भी यही है, राजनीति से कनेक्ट करके बताया गया है चीज़ों को।
फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा प्रस्तुत, तो 1986 की पॉलिसी के बारे में के थ्रू क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में करना है, इसमें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब इसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ये, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है। एनपीई 1986 के थ्रू क्या क्या चीजें बताई गई हैं उस बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लो कि जो 8 साल तक बढ़ा दी गई है ईसीसी की अवधि, 6 वर्ष तक होती थी पहले। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन 8 थे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। तो जो पहले 6 वर्ष तक होती थी उसे 8 वर्ष तक क्यों बढ़ा दिया गया, उस अवधि को बढ़ाने के पीछे तर्क क्या है, क्या रीजन है। तो रीजन देखो, पहला रीजन है, रीजन दिए हुए ना पॉइंटर्स में, उसको मार्क कर लो। पहला है पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा का युक्तिकरण करना। युक्तिकरण यानी कि मिला दी गई है एक तरीके से शिक्षाएं, ठीक है, मिला दी गई है। प्राथमिक यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्लास, और बाकी जो 3 साल बच्चा पढ़ता था उसको मिला दिया गया है। फिर है बाल विकास के सिद्धांतों के अनुकूलता, यानी कि 6th जो बाल विकास के सिद्धांत यानी कि बच्चों की एज के अकॉर्डिंग कराना, एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग कराना, वो अप टू 2nd क्लास तक मान्य होता है। तो उस अकॉर्डिंग बच्चों के लिए ये क्या है, बहुत अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं है ये चीजें, मीन्स उनके हक में है ये चीजें 1st 2nd क्लास में भी। फिर है वैश्विक अनुसंधान। अनुसंधान क्या होता है, अनुसंधान बताओ क्या होता है, रिसर्च लिखो, उसके आगे अनुसंधान, जो मुश्किल वर्ड होते हैं उसका मीनिंग लिख लिया करो। अनुसंधान यानी कि रिसर्च, तो वैश्विक अनुसंधान यानी कि पूरे विश्व जगत में इस चीज को लेकर रिसर्चेस हुई, इस चीज की जरूरत महसूस की गई कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट 6 वर्ष तक ना होके 8 वर्ष तक माना जा सकता है, 8 वर्ष तक माना जा सकता है। इसके थ्रू औपचारिक शिक्षा की ओर पढ़ना मददगार साबित होता है, आसान हो जाता है। औपचारिक शिक्षा यानी कि फॉर्मल एजुकेशन, जो बच्चे नॉर्मल स्कूल्स में सीखते हैं। फिर है 4th पॉइंट, अधिगम में सुगमता। अधिगम यानी कि लर्निंग में आसानी हो जाती है। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, सीखने में आसानी हो जाती है, सीखने में सरलता आ जाती है, सिंप्लिसिटी आ जाती है। फिर है प्रारंभिक देखरेख की आवश्यकता, कि 8 वर्ष तक आवश्यकता पड़ती है कि बच्चों को देखा जाए, उनका पोषण, स्वास्थ्य और ये सब चीजें, तो इसीलिए भी ये जरूरी है। चलो नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे इसको और ये यूनिट फिनिश करेंगे, ठीक है। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उस बुक के कंपैरिजन में तो काफ़ी इजी है ये बुक। मेनली आपको इसमें यही पढ़ना है। 1st यूनिट में तो आपको मेन सबसे ज़्यादा यही नेचर, इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस, ऑब्जेक्टिव, प्री प्राइमरी और प्राइमरी एजुकेशन का आपस में कैसे इंक्लूडेड है, एनपीई ने क्या नई नई बातें इनको लेके बताई हैं, तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है इसमें। 2nd यूनिट में इससे रिलेटेड हमें प्रिंसिपल्स और विधियाँ करनी है, मेथड्स करने हैं कि क्या क्या गतिविधि हो सकती है, इससे रिलेटेड बच्चों को क्या क्या एक्टिविटीज़ कराई जा सकती हैं, उससे रिलेटेड हो गया। तो ऐसे ही ये बुक आपकी काफ़ी ईजी है, ईजिली हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।